नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। सीबीआई ने मंगलवार को उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर 2005 में उड़ीसा के 2 कोयला खदानों के अलॉटमेंट के कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोप में की गई हैं। कोयला खदानों के आवंटन के मामले में अब तक सीबीआई 14 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सीबीआई के इस कदम पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उंगली उठाई है और उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। उद्योग जगत की बात करें तो यहाँ चिंता नजर आती है। उद्योग जगत का कहना है कि उद्योगपतियों पर मुकदमे दर्ज करने से देश में निवेश का माहौल खराब होगा। एक और बहस जो नए सिरे से छिड़ गई है कि वो ये कि क्या नीतिगत मसलों में सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप सही है। इन सभी मुद्दों पर अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमांशु वत्स, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जावड़ेकर जी। रेणुका चौधरी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कांग्रेस की नेता हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे शैलेश विष्णुभाई हरिभक्ति, जो एक उद्योगपति हैं। सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप ने ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी पार्टी की तरफ से और आपने कहा कि पीसी पारेख जो हैं वो एक विसल ब्लोअर हैं और एक तरह से सीबीआई का दुरुपयोग आपने देखा, जो एफआईआर में उनका नाम आया है। पीसी पारेख खुद ये कह रहे हैं कि जो फैसला सरकार ने उस वक्त लिया उसे आप एक मिस्टेक कह सकते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह की अनियमितता हुई है, उसमें किसी तरह का घोटाला हुआ है, कि उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है या प्रधानमंत्री ने कोई गलती की है, ये नहीं कहा जा सकता। नहीं, पहले तो बात साफ है कि पारेख ने जो बताया है, पारेख एक बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में जिंदगी भर जाने गए और अब उन्होंने कल ये कहा कि भाई मैंने जरूर ये निर्णय लिया, लेकिन ये निर्णय का कंफर्मेशन तो पीएम ने किया। अगर वो कंफर्म ना करते वो रिजेक्ट कर सकते थे, नहीं किया। और इसलिए कंफर्म अगर उन्होंने किया, अगर मैं पहला सिग्नेचर हूं इसलिए मैं दोषी हूं, तो फिर वो भी को कॉन्स्पिरेटर बनते हैं, ये उन्होंने कहा। हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि कोल के मामले में सरकार ने पारदर्शिता नहीं बरती और उसके कारण एक महा घोटाले का जन्म हुआ। उससे बहुत सारी दिक्कतें भी आ गई और दिक्कतें ये है कि आज बिजली का कार्यक्रम ठीक तरह से नहीं चल रहा है और घोटाले के कारण आज कोयला बाहर से लाने को पड़ रहा है। माफ कीजिएगा प्रकाश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, घोटाले की बात कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि पीसी पारेख को लेके आप भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि उनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। नीतिगत मामला था और उस नीति को आप गलत या सही कह सकते हैं, लेकिन वो किसी भी सरकार को यह अधिकार होता है कि वो नीतिगत फैसले ले। उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर किसी तरह की अनियमितता है, कोई भ्रष्टाचार है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वो अलग मुद्दा आपने भी केंद्र में सरकार चलाई है, आपकी पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चलाई है। क्या आप नहीं मानते हैं कि अगर सरकार को नीति बनाने का हक भी नहीं होगा, उस पर चर्चा हो सकती है, बाद में नीति गलत या सही हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन नीति बनाने का अधिकार तो सरकार का है। नहीं, आप विषय को ऐसा क्यों ले रहे हो? विषय पहले दो साफ है। हम इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहे। हमने जो घोटाले की बात की है वो 1700 करोड़ का कोयले भंडार, जिसका 50 लाख करोड़ रुपए कीमत होती है, वो 140 निजी कंपनियों को 2006 और 2009 के दरमियान, जो जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे तब जो दिए गए हैं, उसको हमने घोटाले का कहा और उस पर सीबीआई की जांच चल रही है। अब सीबीआई कैसे जांच करे और सीबीआई की 14 एफआईआर दर्ज किए, वो कितने सही कितने नहीं, ये न्यायालय तय करेगा। मुद्दा 2 है और मुद्दे एक्चुअली 3 है। पहला तो मुद्दा जो कोयले का घोटाला हमने निकाला, इसका और इस एफआईआर का कोई संबंध नहीं। दूसरा, आप जो जताना चाहते कि पारेख ने कहा है कि वो निर्दोष है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं को कॉन्स्पिरेटर हूं तो प्रधानमंत्री भी को कॉन्स्पिरेटर होते हैं, मुख्य कॉन्स्पिरेटर होते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनल सैंक्शन किया है जी। वो छुपाओ मत। दूसरी बात कि मूल बात है कि अगर बिरला और ऐसे
अनेक लोगों पर जो आरोप है उसका वो तो जवाब देंगे जी। सवाल ऐसा है कि आप देश में किस टाइप का माहौल तैयार करना चाहते हैं। प्रकाश जी, अगर सरकार ने पारदर्शी तरीके से काम किया होता तो ये स्थिति नहीं आएगी। जी, कांग्रेस पार्टी के नेता रेणुका चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेणुका जी, आपके पास आएंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी को आपने सुना होगा, मैंने उनसे सवाल यही किया था कि पीसी पारेख खुद ये कह रहे हैं कि ना वो दोषी हैं ना प्रधानमंत्री दोषी हैं, और नीति में ये हो सकता है कि ये एक मिस्टेक हो सकती है लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि पारदर्शिता बहुत जरूरी थी नीति में और एक महाघोटाला सामने आया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहले प्रकाश जावड़ेकर जी को हम पार्लियामेंट में रोज बात करते रहते हैं, मगर उनको शायद याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई, क्योंकि ये इसकी जवाब क्यों नहीं पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने हुए थे। वहां कोल माइन एलोकेशन, आप शायद झारखंड की बात कर रही हैं, किसकी सरकार में हुई थी? नहीं, झारखंड, उड़ीसा की केस चल रही है, अर्जुन मुंडा जी। और फिर उसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ में जो प्रकाश इंडस्ट्रीज को दिए गए थे वो कौन से रूल के हिसाब से दिए गए? देखिए, बात अगर राज्य सरकार नहीं दे सकती, तो ये सब बातें आते हैं। हम थोड़ा गरिमा रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि पारेख जी ने क्या कहा। बिल्कुल, पारेख जी का इम्पेकेबल रेपुटेशन है, और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने हाउस में आके बताया कि मुझे किसी बात की डर नहीं, मैं जवाब देने बिल्कुल तैयार हूं। आज एक आरोप लगी है, इस आरोप का अभी फैक्ट नहीं निकले हैं, यह सब्जेक्ट एक्चुअली सब जुडिस है, और इस मामले में अगर जावड़ेकर जी बात करना चाह रहे तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा। बात यह है कि जब एक इल्जाम लगी है तो इनकी फैक्ट निकलने दीजिए, फिर हम सब बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। जी, रेणुका चौधरी जी, जब तक जी, हमें इतनी जल्दबाजी क्या है कि हम एक सरकार, एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हम टेलीविजन पे हम ऐसा चर्चा करें जिसमें कोई बुनियाद नहीं है आज के दिन, और जब कानून जारी है तो होने दीजिए ना। जी जी, रेणुका जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। हिमांशु जी, जो बात रेणुका चौधरी कह रही हैं कि, और सीबीआई ने भी कहा है कि अभी बहुत शुरुआती स्तर पर है ये जांच जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या आपको लगता है कि चाहे वो राजनीतिक दल हो या सीबीआई जो मीडिया में गई, जल्दबाजी की गई है, इसको जिस तरह से पब्लिसाइज किया गया है पूरे मामले को? कि मैं जल्दबाजी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने एक ऐसी इंक्वायरी चालू की है तो मीडिया में जाना तो बनता है, पर इसमें मैं चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, क्योंकि उनके लिए हम लोग समझ सकते हैं मुद्दा ये है, चुनाव की गर्मा गर्मी चालू हो रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे जैसे अभी आपने देखा, लेकिन इसमें कोर इशू ये है कि एक दिशा ली है हमारे देश ने तरक्की करने के लिए जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है, तो उस दिशा में आप किस तरह बढ़ सकते हैं बिना घोटाले के। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक इस अफसर का सवाल है जिस पे अब चार्ज लगा है, उसमें अब काफ़ी डिटेल आने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो मीडिया में आया है कि वो बिरला जी से मिले थे, उसके बाद डिसीजन चेंज हो गया, वो पर से कल्पेबल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए जितने भी इंडस्ट्री चेंबर्स हैं, फिक्की हुआ, सीआईआई हुआ, एसोचैम हुआ, उनका तो काम है, रोजी रोटी ये है कि आप सरकार के पास जाएं कि भाई ये गलत बात है, इसको आप सही कीजिए, ये टैक्स थोड़ा कम कर लीजिए, ये ड्यूटी थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो जहां तक से पहले भी वित्त मंत्री से मुलाकात होती है, तो वो होती है, तो उसको जो बहुत ज्यादा उछाला गया है कि भाई उनकी मीटिंग हुई और उसकी वजह से कुछ घोटाला है, वो मुझे ठीक नहीं लगता। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या कंसिडरेशन थी, एक ब्यूरोक्रेट ने क्यों ऐसा पलटा किया जी। और एक लिहाज से ये भी अच्छा है कि जो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी हैं वो अब मीडिया में आए हैं, तो उससे अब और बातें आनी चाहिए क्लियरली एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चीजें स्पष्ट हो। इस वक्त हमारे साथ उद्योगपति विष्णु भाई भी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। विष्णु जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो बताएं कि ये जो सीबीआई ने केस दर्ज किया है कुमार मंगलम बिरला के ऊपर, और ये पूरा जो मामला आया है, उद्योग जगत इसको कैसे देखता है? ये बातें सामने आ रही हैं कि इससे निवेश प्रभावित हो सकता है, पहले से ही आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, वैसे में इस तरह का कदम अगर आता है तो उससे विदेशी निवेश भी प्रभावित होगा और देश में निवेश का माहौल ओवरऑल भी खराब होगा। मैं समझता हूं कि
ये एफआईआर दर्ज करने से जो साइकोलॉजिकल क्लाइमेट बिगड़ी है, वो उसका नुकसान हमारी इकोनॉमी पे और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पे और एफडीआई और जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इंडिया में, उस पर बहुत बुरा असर हो सकता है। साइकोलॉजिकली ही लोग डिसीजन लेते हैं। अगर हमारा मन नहीं है तो फिर हम डिसीजन लेते नहीं, और डिसीजन लेते नहीं है तो निवेश आना रुक जाता है। तो मैं समझता हूं कि इतने काबिल, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे एफआईआर दर्ज करने से पहले ये थोड़ा सा क्लाइमेट पे, इफेक्ट पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने बाकी हमारे तीनों मेहमानों को सुना। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि देश में निवेश का जो माहौल है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और अभी सीबीआई ने खुद कहा कि बहुत शुरुआती है ये जांच का जो स्तर है, इसलिए अभी इससे किसी नतीजे पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। रेणुका चौधरी ये कह रही हैं, हिमांशु ये कह रहे हैं। बात साफ है, एफआईआर बीजेपी ने दर्ज नहीं किया, एफआईआर सीबीआई ने दर्ज किया। तो इसका सवाल आप सीबीआई को पूछो। तो फिर क्या हुआ? ये एक मिनट जी, सीबीआई ने ये न्यूज बाहर दी, वो बीजेपी ने नहीं दी। तीसरी चीज, पारक टीवी पर आकर ये कहते हैं कि अगर मैं को कॉन्स्पिरेटर हूं तो प्रधानमंत्री मुख्य चीफ कॉन्स्पिरेटर है। तो ये सब तीनों लोगों ने बोला है, मैं हमें क्या पूछते हो? पारक को पूछो ऐसा क्यों बोला। प्रकाश जी, आपके सवाल से जुड़ा हुआ ही, मैं माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं, लेकिन जरूरी है इसलिए मैं टोक रहा हूं आपको। मैं आपको टोक रहा हूं जी, और आप ये जवाब दे मुझे, ये मुझे जवाब दे कि प्रकाश पारक जी, ये पारक जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं कि मैं अगर को कॉन्स्पिरेटर हूं तो चीफ कॉन्स्पिरेटर तो प्रधानमंत्री है, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रपोजल हाँ कहा, उन्होंने ना नहीं कहा। प्रकाश जी, अरे आप समझे प्रकाश जी, प्रकाश जी, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं रेणुका जी आपके पास भी आऊंगा। प्रकाश जी, आप खुद कह रहे हैं कि पारेख साहब बेहद ईमानदार आदमी हैं, उनकी ईमानदारी पर आपको कोई शक नहीं है, और उन्होंने कोल सेक्रेटरी के तौर पर वो इस फैसले में शामिल थे, और वो ये कहते हैं कि इस फैसले में किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। वैसे में कितना जायज है प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाना? नहीं, फिर मैं कह रहा हूं मैंने नहीं भाई, पारक ने उठाई। सवाल यह है कि पारक को पूछो, मैं पारक का क्या प्रकाश जी आप नहीं समझते कि जिस संदर्भ में आप नहीं समझ रहे जी, आप नहीं समझ रहे कि पारक ने कहा कि अगर मैं को कॉन्स्पिरेटर हूं तो चीफ कॉन्स्पिरेटर प्रकाश जी, आप जानबूझ के नासमझ बन के बात कर रहे हैं। जी रेणुका आप ही जी, प्रकाश जी, मैं रेणुका जी, ये प्रकाश पारक ने कहा कि मैं को कॉन्स्पिरेटर हूं। देखिए, भाजपा की ये आदत है। ये अरे उन्होंने कहा, मुझे क्यों पूछ रहे प्रकाश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रेणुका जी को प्रतिक्रिया देने दीजिए, इसमें बहुत अंतर है। उन्होंने क्यों कहा ये पूछो उनको। जी रेणुका जी, आप बताइए जी। इसीलिए कहा क्योंकि उनको गर्व है, उनकी स्वाभिमान है, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल साफ हूं, और अगर आप मेरे ऊपर शक कर सकते हैं तो आप सोच लो कि आप प्रधानमंत्री के ऊपर शक कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि हमने जो किया वो गलत नहीं किया। एक केस में, एक की स्वाभिमान है, उनकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है जी। हमारी एक केस की लड़ाई नहीं है जी जी, प्रकाश जी, बात समझने, वो हमने 2005 की केस निकाली नहीं। प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं लौटूंगा आपके पास भी। रेणुका चौधरी जी, आपके पास भी लौटूंगा कई और मसलों पर। We are not talking about one FIR जी, and we have not pointed out कि ओडिशा के खदान में क्या हुआ। प्रकाश जी, कहा ही नहीं। प्रकाश जी, आप बिल्कुल, आपकी बात सुनी जाएगी। छोटे से ब्रेक का समय है, देश देशांतर में कुछ और मसलों पर ब्रेक के बाद बात होगी। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, हाल ही में सीबीआई ने जो एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें उन्होंने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव का नाम लिया है। उसके किस तरह के निवेश पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, निवेश के माहौल पर, और नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप, क्या सरकार का ये अधिकार नहीं है कि वो नीतियां बनाए
उसमें हस्तक्षेप के किस तरह के खतरे हो सकते हैं। हिमांशु जी, अभी आपने प्रकाश जावड़ेकर जी को सुना, अभी उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए ये कहा कि इस केस में अभी भी ये गुंजाइश है शायद कि जो जी प्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास। कहा नहीं, वो आप क्यों मेरे मुंह में डाल रहे हो? जी प्रकाश जी, मैं सिर्फ 2 बातें कह रहा हूं कि एफआईआर सीबीआई ने किया, सीबीआई को पूछो, उन्होंने प्रेस को दिया, उनको पूछो, और प्रकाश पारख ने ये कहा कि भाई मैं अगर दोषी हूं, प्रकाश जी, आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी ने ये कहा कि प्रकाश पारेख जो हैं वो विसल ब्लोअर हैं और सीबीआई का ने कहा दुरुपयोग। जी, आपकी पार्टी की तरफ से अगर कैग ने कहा, जी कैग ने ये बात कही और आपने इस बात को माना। मैं उसको, आपने उस बात को माना और आपने आपके तरफ से उसको मैं उद्धृत कर रहा हूं। जी, आप उस पर भरोसा भी करते हैं? मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं कि कैग ने ऐसा कहा, सीबीआई ने एफआईआर बनाया और प्रकाश पारख ये कह रहे। ये 3 लोगों की बातों को मैं सामने रख रहा हूं। जी, आप 3 लोगों की बातें सामने रख रहे हैं, लेकिन आपकी भी आपने उसमें ये भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरे कारण से है। जी, तो इस एफआईआर को कम से कम आप ये मानते हैं कि इसमें अभी गुंजाइश है कि इसके लिए इंतजार किया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए इसकी? ये तो सीबीआई कर रही है जांच। जी बिल्कुल, मैं वही हिमांशु जी से मैं वो सवाल पूछना चाह रहा था। हिमांशु जी, जो अभी विष्णु भाई जी को भी आपने सुना कि इससे निवेश का जो माहौल है देश में, जो एक सेंटीमेंट है वो खराब होता है, इसमें अभी इंतजार किए जाने की जरूरत है। शायद इसको जरूरत से ज्यादा हवा देने की नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके खतरे हैं कई तरह के। देखिए, जहां तक इन्वेस्टर सेंटीमेंट का सवाल है, वो तो निश्चित रूप से खराब होता है, क्योंकि आप कोई भी आज के दिन कोई भी बड़ा उद्योगपति ले लीजिए, लगभग सबके सब किसी ना किसी मामले पे उंगली उठाई जा रही है, तो वो निवेश के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात जो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी पारख साहब ने बोला है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम ले लिया तो वो बहुत उछल गई है, लेकिन आप उनकी बात अगर ध्यान से देखिए, उन्होंने 2 बातें मेनली मीडिया में बोली हैं। एक कि जो फैसला लिया गया है वो गलत नहीं था। उन्होंने पहले एक रिकमेंडेशन दिया, फिर रिप्रेजेंटेशन आए, उसके बेसिस पे उन्होंने दोबारा रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग एक्टिंग कोल मिनिस्टर, उन सबको करिए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि घोटाले में प्रधानमंत्री शामिल था। वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि उनको नहीं लगता कोई गलत फैसला हुआ है। तो टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है बात को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसी बात की है और केस सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, तो मुझे तो लगता है ये अच्छी बात है कि पूरा मामला अब सामने आएगा और लोग जज कर पाएंगे। जी, विष्णु भाई आपके पास आना चाहेंगे। आपने हमारे बाकी मेहमानों को सुना होगा, जो अभी तक एक पहले चर्चा होती थी कि पॉलिसी पैरालिसिस है देश में और इसलिए निवेश का माहौल खराब हुआ है, अर्थव्यवस्था खराब हुई है, लेकिन उसमें जब इस तरह की घटना आती है तो किस तरह से रिएक्ट करता है उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय जो उद्योग जगत है? मैं ये सोचता हूँ कि पॉलिसी एनवायरनमेंट अगर सुधरता हुआ दिखाई दे तो लोगों को सब तरफ से ये लगता है कि निवेश करना ठीक है। लेकिन अगर पॉलिसी एनवायरनमेंट होने के बावजूद और फेयर जो इंटरैक्शंस होते हैं, उद्योगपति हमेशा मिलते ही रहते हैं गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, मिनिस्टर से, तो उसमें तो ये डेमोक्रेसी की ये नीति है कि मिलना चाहिए, एक दूसरों को समझना चाहिए। तो ही, और अगर कोई पॉलिसी में कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो वहां जाके बोले बिना तो होगा नहीं। तो एक चीज पे हमको ध्यान देना है कि पॉलिसी एनवायरनमेंट को स्टेबल करवाना है, पॉलिसी एनवायरनमेंट को एनेबलिंग रखना है, ताकि देश की प्रगति होती जाए, हमारा ग्रोथ होता जाए। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है कि जिसमें इंडिया जितना निवेश की जरूरत है। जी जी। और अगर यही देश अगर पॉलिसी और ये इस तरह के मामलों में उलझा रहेगा तो हम कहाँ प्रगति कर पाएंगे। जी, प्रकाश जावड़ेकर जी आपके पास आना चाहूंगा, संक्षिप्त सा जवाब दीजिएगा कि आपकी पार्टी भी आर्थिक सुधारों के पक्ष में रही है। लगातार आप संसद में कहते रहे हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस रहा है, इस वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई है देश में। सरकार ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में
कई महत्वपूर्ण बिल पास किए, कई पॉलिसी डिसीजंस लिए जिससे कि देश में निवेश का माहौल बेहतर हो। उसमें कुछ में आपका भी सहयोग रहा, लेकिन जब इस तरह का मामला मान लीजिए सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज भी कर दी, आपको नहीं लगता है कि जब उसको जरूरत से ज्यादा उछाला जाता है, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो उससे जो माहौल जो सुधरने की गुंजाइश थी वो खराब होता है? नहीं, ये तो हद हो गई कि हम पर कहाँ लाए। हरिभक्ति जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर एनवायरनमेंट को ठीक रखना है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि निर्णय पारदर्शी तरीके से हो। मैं 1 मिनट, पारख ने जब सुझाव दिया था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग से हो, तभी अगर स्वीकार करते तो घोटाला ही नहीं होता। और 2006 में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि अब हम पॉलिसी ये करेंगे कि कंपटीशन बिडिंग से होगा। तो 2010 तक बिल पास होने तक इतनी क्या जल्दी थी कि 140 ब्लॉक बांटे गए। तो ये मुद्दा है। माफ कीजिएगा, रेणुका चौधरी जी को जाना है, एक प्रतिक्रिया उनकी ले लेता हूँ। आप कहीं बिजनेस नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है। जी रेणुका जी, जरूरत होती है एक देश की तरक्की में, हम कुछ निर्णय हम ले और कुछ फैसला ले। देश के प्रधानमंत्री अगर अपने आप में फैसला नहीं ले सकते हैं तो क्या किस बात की हम सवाल कर रहे हैं? फिर आपको अधिकार नहीं होगा ये सवाल करने के लिए कि पॉलिसी पैरालिसिस है और सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। एक माहौल बनना बहुत जरूरी अवश्य है और इसीलिए तो कुछ कारण से कुछ कदम हम उठाए हैं। और आप जब सीएजी का रिपोर्ट कोट करते हैं तो आपको याद रखनी चाहिए कि सीएजी ने कई सवाल उठाई थी इसमें आप जब आप हुकूमत थे आपके सरकारों में क्या क्या हुआ। ये गलत बात है कि हम धज्जे उड़ाते रहते हैं, लोगों को हम घुमा लेते हैं और समझते नहीं है कि इसके नुकसान सिर्फ भाजपा कांग्रेस की नहीं सारा देश का होती है। तो हमारे कारण थोड़ा ही हो रहा है। ठीक है, हमारे कारण थोड़ा ही होता है। आप विपक्ष का अधिकार बनती है कि आप सवाल उठाए, मगर जिम्मेदारी से आप बोलिए, नहीं तो इस नुकसान का जिम्मेदारी भी आप ही लीजिए। जी प्रकाश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो सर्वोच्च पद है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उस सबसे जिम्मेदारी का पद है। अगर प्रधानमंत्री को फैसले लेने का अधिकार नहीं है, अगर प्रधानमंत्री के फैसलों पर सवाल उठाए जाएं, उनकी नीयत पर सवाल उठाए जाएं, क्या आपको लगता है कि ये एक बेहतर स्थिति होगी? आज आप गलत व्यक्ति को पूछ रहे हैं, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये एक महाघोटाला है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे आपकी प्रतिक्रिया। अरे मैं तो उच्चतम, 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट को पूछो ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आपने सरकार चलाई है केंद्र में। मैं बता रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव रूट को अगर तुरंत अपनाते तो घोटाला ही नहीं होता। ये हमारी राय है। एक दूसरी राय है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें किसको कोल खदान दिया उसका 1 मिनट कोई समय समाप्त होने तो वही मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका क्या जी, कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई, उनका रिपोर्ट बदला गया, कानून मंत्री को जाना पड़ा। ये गलती हमारी है सरकार की। मेरा सवाल ये है, जो मामले अदालत में हैं, अदालत में उनके फैसले होंगे। सीबीआई ने अदालत ने जो एफआईआर दर्ज की है, प्रकाश जी, एफआईआर जो दर्ज की गई है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, वो एफआईआर उनकी जांच हो रही है। मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रधानमंत्री अगर फैसले लेते हैं, अगर प्रधानमंत्री के फैसलों पर सवाल उठता है, उनको ये अधिकार नहीं होगा कि वो फैसले ले पाए सरकार में, तो आप बताइए कि ये उल्टा है। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फैसला लेना चाहिए था जब उनके पास सामने सुझाव आया था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग से होना चाहिए। वो अगर स्वीकार करते तो घोटाला ही नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, ये नहीं लिया फैसला, सवाल ये है प्रधानमंत्री ने, यही मुद्दा है। प्रकाश जी, सवाल ये है कि आपका एक सुझाव हो सकता है, लेकिन अगर उस सुझाव को सरकार या प्रधानमंत्री हमारा सुझाव नहीं भाई, हमारा सुझाव नहीं भाई, सरकार का खुद का निर्णय है 2006 में, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ, यही तो मुद्दा है। लेकिन कहा तो ये जाता है प्रकाश जी कि आपके जमाने में भी इस तरह के सुझाव आए थे। आप समझे नहीं। अरे भाई, ये 2006 में मनमोहन जी के अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि आप कॉम्पिटिटिव रूट से जाएंगे। हमने स्वागत किया जी। अब उस पर अमल नहीं करते हुए वो तलवार लटका के रखी और अंधाधुंध तरीके से बांटे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसमें हम क्या करें? प्रकाश जी, कार्यक्रम का समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। हिमांशु जी, बेहद संक्षिप्त टिप्पणी कि प्रधानमंत्री अगर कोई फैसला लेते हैं, आपको एक सुझाव हो सकता है, लेकिन अगर वो उस सुझाव को ना माने, प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, उंगली उठाना कितना जायज है? देखिए, हमारी डेमोक्रेसी में तो ये
एक प्रैक्टिस बन गई है कि चाहे आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिस पार्टी को हो, आपके विपक्षी दल आपके बारे में उंगली उठाएंगे। जिस प्रकार से अब जैसे कोयले का जो मसला है, उसमें बीजेपी ने और जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने इस सरकार पे, प्रधानमंत्री पे उंगली उठाई है। कांग्रेस का क्या रवैया रहा है, उन्होंने बोला है कि ये तो आपके टाइम से हो रहा है। तो ये एक ट्रेडिशन सा बन गया है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्योंकि और दूसरी बात मैं ये नहीं मानता कि अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका कोई भी एक्शन कोई क्वेश्चन ना कर सके, क्योंकि डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की डेफिनेशन ये है कि आज आप मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, कल आप एक साधारण नागरिक हो। जी हिमांशु जी, मुझे रोकना पड़ेगा, कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो देश देशांतर को आज यही विराम देते हैं। इतना जरूर कह सकते हैं कि हाल ही में जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, आज हमारे मेहमानों से जो बात हुई है उसमें शायद जो प्रतिक्रियाएं आई वो सही या गलत जो भी हों, लेकिन उसमें एक जल्दबाजी शायद रही, और आज ये सामने आ रहा है कि थोड़ा सा जांच होने दिया जाए, इंतजार किया जाए फैसले का, वही शायद देश के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक बेहतर कदम होगा। देश देशांतर में आज इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।